नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एग्ज़ाम पर। और आप जैसा कि आज 1 जनवरी 2024 है और नए साल के हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, भारत का संविधान। तो आइए हम संविधान के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, जिसके प्रस्तावना से लेके पूरे आर्टिकल की हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और संशोधन की भी, और कौन से महत्वपूर्ण संशोधन कब किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिस्कशन में सबसे पहले हम भारत के संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्ताव की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में संविधान सभा के समक्ष रखा था। तो आइए, जो कि उद्देशिका नाम से रखा हुआ था, जो कि आगे चल के भारत के संविधान का प्रस्तावना बना। तो आइए हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रस्तावना कुछ इस प्रकार के है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये 2 प्रकार की क्षमता है दोस्तों। ये मैं डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे किसी भी अन्य एग्जाम के, अन्य स्टेट के अपने पार्टिकुलर एग्जाम हो, तो इस पार्टिकुलर चैप्टर से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये मूल संविधान में ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये नहीं थे दोस्तों। ये तीनों शब्द, एक तो यहाँ तक समाजवादी हो गया, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, और दूसरा हो गया पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और तीसरा हो गया ये राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों। तो जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ये यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। तो आइए दोस्तों, संविधान में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम आज। संविधान के भाग 1 में है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसके आर्टिकल इस प्रकार के हैं दोस्तों। आर्टिकल 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दोस्तों अभी हम मामूली एक ढांचे की चर्चा कर रहे हैं, आगे चल के इसी आर्टिकल को हम विस्तार में चर्चा करेंगे। एक बार पहले 368 आर्टिकल तक पूरी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 का में है सिक्किम का संघ के साथ सह उपयुक्त किया जाना, इसको लोप किया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया है दोस्तों। जब संविधान सिक्किम को ये 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, आर्टिकल 2 के का को, ये पार्टिकुलर सिक्किम के लिए ही जोड़ा गया था आर्टिकल 2 का। जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो इस आर्टिकल को हटा दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको लोप किया गया है। आर्टिकल 3 में है दोस्तों नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में है दोस्तों पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता की चर्चा की गई है भाग 2 में, और इसके आर्टिकल 5 के 11 तक है दोस्तों ये भाग 2। तो आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति बंटवारे के समय में पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 7 में है
पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उन नागरिकों के अधिकार दोस्तों, ये भाग आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में है दोस्तों, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 8 में है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि NRI के अधिकारों की बात कर रहा है दोस्तों। आर्टिकल 9 में है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी कि आर्टिकल 9 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ले लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 10 में है दोस्तों, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो नागरिक के अधिकार हैं आर्टिकल भाग 3 में वो बने रहेंगे। आर्टिकल 10 में इस बात का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 11 में है दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि अगर नागरिकता के किसी अधिकार को कम किया जाता है तो संसद तय करेगी दोस्तों इसके बारे में। ये चीज़ आर्टिकल 11 में दी हुई है। अभी हम भाग 3 की बात कर ही रहे थे दोस्तों। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों क्या है। आर्टिकल 12 में परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, इसकी हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 13 में है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां, यानी कि मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, किस विधि से किया जा सकता है, वो आर्टिकल 13 में है। तो इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। जहाँ DPSP आ जाएगी वहाँ पे मूल अधिकारों को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, या इमरजेंसी के दौरान भी मूल अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। और किस तरीके से किया जाएगा ये बात आर्टिकल 13 में बताई गई है। समता का अधिकार दोस्तों है आपका 14 से 18 तक, यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में है, विधि के समक्ष समता, समता यानी कि समानता। आर्टिकल 15 में है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म और उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके लिंग यानी कि मेल है या फीमेल है या TG है, या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 16 में है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या इस तरीके की कोई सरकार की किसी भी स्कीम में, खास तौर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ही बात की गई है दोस्तों यहाँ पर। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी कि उसमें अवसर की समानता दी गई है, आर्टिकल 16 में है दोस्तों। आर्टिकल 17 में है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत जो है आर्टिकल 17 में है, और इसका उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 18 में है दोस्तों, उपाधियों का अंत, यानी कि किसी को कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वातंत्र्य अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वातंत्र्य अधिकार। देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। आर्टिकल 19 से 22 में, आर्टिकल 19 में है दोस्तों, वाक स्वातंत्र्य आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। ये प्रेस की जो बोलने की स्वतंत्रता है वो भी आर्टिकल 19 के ही तहत है, उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। आर्टिकल 20 में है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसको दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया जाएगा वो आर्टिकल 20 में है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या दिया गया है इसमें बाद में करेंगे। आर्टिकल 21 में है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का में है, शिक्षा का अधिकार। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी जोड़ा गया था दोस्तों। आर्टिकल 22 में है, कुछ दफाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 में है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव से कोई दुर्व्यापार नहीं करवा सकते और ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 में है दोस्तों, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये सबसे पहले 1881 के अधिनियम में लाया गया था दोस्तों कि 5 साल से 7 साल से कम बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं।
और 7 साल के ऊपर वाले बच्चों को काम के लिए 9 घंटे निर्धारित किए गए थे। ये शायद उसी से ही प्रभावित होकर इस आर्टिकल को रखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। आइए इसमें देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले आपके आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में है दोस्तों किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता, यानी कि किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ाने के लिए उसमें अगर कुछ प्रावधान है तो उसमें टैक्स देना या ना देना ये धार्मिक संस्थानों के ऊपर है। यह ज़बरदस्ती नहीं है कि उन पर टैक्स लिया ही जाएगा। अगर उनकी इच्छा है तो दे भी सकते हैं, वैसे इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये बात आर्टिकल 27 बताता है। आर्टिकल 28 में दोस्तों कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि शिक्षण संस्थाओं में वो धार्मिक उपासना में या धार्मिक शिक्षा लेते समय कोई उपस्थित हो या ना हो वहाँ पर, उसके बारे में स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और आर्टिकल 30 में है सामाजिक संस्थाओं की परिभाषा और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था दोस्तों ये, और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 31 से हटा के आर्टिकल 300 का में एक विधिक अधिकार कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ विविध विधियों की व्यापृति, यानी कि आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर। आर्टिकल 31 का में है दोस्तों ये जो है आर्टिकल 31 को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था, तो उसके हटने के बाद ये भी हट ही गए हैं। लेकिन आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या आता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आर्टिकल 31 का में है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने की विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31 खा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। आर्टिकल 31 गा में है कुछ निवेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31 घा में है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। ये सारा हटा दिया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के बाद। इनकी कोई औपचारिकता नहीं रह गई दोस्तों, इसीलिए हटा दिया गया है इसको। नेक्स्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये केवल आर्टिकल 32 में है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये बात आर्टिकल 32 में की गई है। आर्टिकल 32 में जो दिया गया था इसको हटा दिया गया है, लेकिन आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ था। राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना, ये आर्टिकल 32 का में था, इसको हटा दिया गया है। अभी किसमें हटाया गया है अभी नीचे देख के चर्चा कर लेंगे दोस्तों इसकी। आर्टिकल 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, यानी कि कहाँ पर अधिकार नहीं लागू होंगे या कहाँ पर लागू होंगे संसद को शक्ति दी गई है। ये आर्टिकल 33 में है दोस्तों। आर्टिकल 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, यानी कि जैसे कहीं पे अफस्पा लग गया है तो सीधे सीधे यहाँ पे अफस्पा की बात कही गई, मतलब इंडिकेट करता है कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे आम नागरिक के अधिकारों का हनन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें नागरिक कहीं भी किसी कोर्ट में नहीं जा सकता वो दोस्तों वहाँ पर। और जो आर्टिकल 33 में था जैसे आईबी वगैरह, आईबी और सीआईडी के कुछ अधिकारी हो गए, इनकी सीक्रेट बातों को, ये मतलब इनके उस पद पे जाते हैं इनके अधिकार, इनके वाले अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल 33 में किया गया है। आर्टिकल 35 में है दोस्तों एक भाग को के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए विधान, आर्टिकल 35 में है। भाग 4 में है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 36 से 51 तक हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें क्या है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है दोस्तों। आर्टिकल 70 राज्य और नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है दोस्तों। आर्टिकल 37 में है इस भाग के अंतर्वृष्ट तत्वों को लागू होना। आर्टिकल 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 39 का में है दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क सहायता। ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, अभी देख लेंगे कब जोड़ा गया है। आर्टिकल 40 में है दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में है दोस्तों कुछ दफाओं में काम करने के लिए लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दफाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 में है दोस्तों कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 खा में है दोस्तों सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। और आर्टिकल 44 में है नागरिकों के लिए एक समान संहिता। एक खाली अभी तक गोवा में लागू की गई है और बाकी देश में लागू करने की बात कही जा रही है। आर्टिकल 45 है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 में है दोस्तों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 में है दोस्तों पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह दोस्तों जो भी क्या बोलते हैं गेहूँ राशन कार्ड पे गेहूँ वगैरह मिलता है ये आर्टिकल 47 को मद्देनज़र रखते हुए मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 में आर्टिकल 48 का में है दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भाग 4 में है मूल कर्तव्य। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। 51 का में है ये 10 हैं 11 हैं दोस्तों। 10 तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे और 11वां 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों 2002 में शिक्षा का अधिकार। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था दोस्तों और आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है और आप स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं और सभी वीडियो लगातार सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर और आगे की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।